हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर, ये हमारे सिलेबस में है ना, मतलब कोई इसका बुक में या ठीक है सिलेबस में अलग से चैप्टर बनाकर नहीं दिया गया है ना। हम लेकिन इसको अलग से एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ हम मैथमेटिकल प्रोसेस सीखेंगे जो 11 बेस पे भी जो आपके लिए नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, एसेट्रा जो ओके। तो जैसे और हमें जो फिजिक्स में कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, डेरिवेशंस फाइंड करने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत होती है, मैथमेटिकल प्रोसेस की जरूरत होती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बायनोमियल थ्योरम्स, है ना, और एसेट्रा। तो यही सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे जो, ठीक है। तो आप इसको, ठीक है, ऐसा नहीं देखना कि बुक में आप देखोगे तो एक आपको अलग से चैप्टर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको ढूंढोगे उसमें, नहीं तो ओके। मैं बता दे रहा हूँ जो ये हम एक अलग से चैप्टर बनाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जो हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी जो हम किसे कहते हैं, चलिए तो हम कुछ एग्जांपल दें हमारे आसपास जो हमें चीजें कुछ दिखाई दे रही हैं, है ना, उसकी मेजरमेंट से रिलेटेड कि हम किनको मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो हम यहाँ पर है ना टाइम मेजर कर सकते हैं। हमारे आसपास जो हमको वॉच दिख रही है, क्लॉक दिख रही है, तो हम उसमें टाइम देख सकते हैं, मतलब हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो हम हमारे रूम में जहां बैठे हैं उस रूम का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, उसका रूम का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, लेंथ, ब्रीथ, ये सारी चीजें जो ओके। तो इस तरह से बहुत सारी और भी क्वांटिटीज हैं। हम हमारे पास जो जैसे कोई टेबल है, कुछ है, उसका हम मास मेजर कर सकते हैं, उसका वेट मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, दिस क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दोज क्वांटिटीज आर व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे है ना, एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हैं, जितने हमने नाम लिए हैं, जैसे टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, मास, ओके, ये सारी बातें जो ऐसे का, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कि ये जो क्वांटिटीज है ना, इनका नेचर क्या है, ठीक, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये क्वांटिटी किस तरह से, क्या इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी या चेंज होने वाली रहेगी, उसके बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो। तो नेक्स्ट हम उसके देखें तो क्लासिफिकेशन या नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो नेचर से मतलब तो यहाँ टाइप्स भी बोल सकते हो आप कि वो कांस्टेंट हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है जो, ठीक है। अब कांस्टेंट, वेरिएबल, फिर उनके भी कुछ और फर्दर टाइप्स होते हैं, है ना। तो हम एक एग्जांपल से, एग्जांपल समझने में जो उससे हमको सारी बातें, सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए तो हमने कहा जो कि एक पर्सन है जो, है ना, एक पर्सन है वो, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है ना। हमने बोल दिया पॉइंट ए से बी तक जाता है, या कोई सिटी के नाम दे दो जो आप, मान लिया हमने दिल्ली से वो मुंबई की ओर जाता है जो, है ना, ठीक है। एक समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो ढूंढने लग जाओगे कि हाँ दिल्ली से मुंबई कहीं 1000 किलोमीटर तो नहीं है, ओके ना। चलिए तो हमने कहा जो ये एक पर्सन है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो यहाँ ट्रेवल कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। हमने कहा कि एक पर्सन है ना, वो ट्रेवल करता है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है, स्पीड से जो वो चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब उसको चलने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ से 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कैलकुलेट कर दो। टाइम हम निकाल सकते हो यहाँ से, स्पीड वाले फॉर्मूले से स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहाँ फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो उसके लिए टाइम क्या है हमारे पास, है ना, डिस्टेंस तो है 1000 है ना बाय 50, ओके। तो ये 20 आएगा है ना। टाइम कितना आया इसके लिए, 20 आवर। समझना, अभी हम ये एग्जांपल समझो, अभी बहुत ही आसान सा है, लेकिन इससे बहुत सारी बातें हमारी क्लियर होने वाली है। मतलब यहाँ जो हम इनकी डेफिनेशन बोलकर खत्म कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है, कांस्टेंट, क्वांटिटी, ये सब, और कोई बड़ी कॉन्सेप्ट भी नहीं है इनके पीछे कि हमें इसको समझने के लिए बहुत बड़े, है ना, बहुत ज्यादा
सोचना पड़ेगा, या है ना, कुछ और बहुत सारी एग्जांपल देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी जो इसे हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, मैथमेटिक्स वालों का जो कुछ तरीका अलग हो सकता है इसको समझाने का, हम अपने तरीके से फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के तरीके से समझेंगे। यहाँ पर फिजिक्स की क्वांटिटी के एग्जाम्पल देते हुए समझेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए, तो इसके लिए टाइम आ गया 20 आवर। फिर दूसरा जो, ठीक है, अब कोई भी पर्सन, जो बहुत सारे पर्सन जा सकते हैं, है ना, तो हमने कहा दूसरा पर्सन जाता है इसी रोड पर, तो उसके लिए स्पीड है, उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ज्यादा स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए टाइम कितना आएगा, 10 आवर आएगा, है ना। 100 आ जाएगा, यहाँ 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 बचेगा, है ना। फिर एक और पर्सन ले लो, और अब उसकी स्पीड और ज्यादा बता देते हैं हम, ये चलता है 200 किलोमीटर पर आवर से, तो फिर इसने टाइम कितना लिया, 5 आवर। यहाँ टाइम निकाल सकते हो आप, 200 कर दो इसको, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, है ना, ये कितना आया 5 आवर वो लेगा उसको। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जो हमने एक प्रोसेस बताई है, मतलब, है ना, हमने एक फिजिकल प्रोसेस बताई है, मोशन बताई है हमने यहाँ पर, ठीक है ना, और हमने उनका मैथमेटिकल प्रोसेस लगाकर, मतलब देखना चल क्या रहा है, यहाँ एक फिजिकल प्रोसेस भी हो रही है, एक पर्सन चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, फिजिकल प्रोसेस, ओके, है ना, वो एक प्लेस से दूसरी जगह पर जा रहा है ना, मोशन कर रहा है। दूसरा, हमने कैलकुलेशन किया, हमने किया जो वहां पर मैथमेटिकल अप्रोच हमने लगाई, मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाए, मैथमेटिकल प्रोसेस लगाई, ऑपरेशन लगाया, और ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर लिया है। जो अब हम यहाँ देखें कि, ठीक है, अब हम एग्जांपल जो हमने लिया है उससे अब हम आगे के डिस्कशन करते हैं, है ना, हमारा कंक्लूजन क्या निकला। चलो जो, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, पहले के लिए डिस्टेंस कितनी, तीनों ने 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, लेकिन डिफरेंट स्पीड से, तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी, 1000 किलोमीटर। सेकेंड वाले के लिए बोला, अगर हम कहें डिस्टेंस 1000 किलोमीटर, ओके, और थर्ड के लिए भी कहेंगे तो डिस्टेंस कितनी, तो वो भी 1000 किलोमीटर की इसके लिए डिस्टेंस है, ओके ना। अब इस पूरे एग्जांपल को देखो, यहाँ 3 क्वांटिटी की बात हो रही है ना, डिस्टेंस की, टाइम की, स्पीड की, ओके। तो हम यहाँ देखें जो कि डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस सभी के लिए कैसी है, कांस्टेंट, मतलब हम पहले वाले के लिए टाइम कैलकुलेट कर रहे थे कि कितना उसने टाइम लिया, हमने मैथमेटिकल प्रोसेस लगाई तो उसमें भी डिस्टेंस 1000 है। सेकेंड वाले ने भी अप्लाई किया, उसके लिए भी डिस्टेंस 1000 है, तीसरे के लिए भी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो डिस्टेंस है सभी मैथमेटिकल प्रोसेस में कांस्टेंट है, ओके, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट से मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो हम डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट हो गई फिजिकल क्वांटिटी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सभी मैथमेटिकल प्रोसेस में उसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी है, ओके। यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया इसमें सोचना भी है ना, ज्यादा दूर वाले एग्जांपल भी में चले जाना। तो हमने कहा जो हमने एग्जांपल लिया इसमें डिस्टेंस सभी प्रोसेस में कांस्टेंट है, ओके, 1000, ठीक है। अब दूसरा बच्चों यहाँ स्पीड पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस सभी मैथमेटिकल प्रोसेस में कांस्टेंट रह रही है। और स्पीड देखें तो पहले वाले की स्पीड क्या है, पहले वाले केस में स्पीड कांस्टेंट रही, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन सिर्फ एक केस में, सिर्फ फर्स्ट के लिए, फर्स्ट 50 से ज्यादा था, अगला पर्सन आया, अगले पर्सन के लिए वो स्पीड चेंज हो गई, भले उसके लिए भी कांस्टेंट रही लेकिन वैल्यू दूसरी आ गई, ओके। फिर थर्ड के लिए वैल्यू दूसरी आ गई, भले कांस्टेंट हो। या ऐसे मान लो, एक ही पर्सन का एग्जांपल मान लो, एक पर्सन पहले दिन जाता है 50 से, फिर दूसरे दिन आता है 100 से, तीसरे दिन आता है 200 से, ओके। चलिए, तो यहाँ पर अब हमको इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ रही है कि उनका नेचर क्या क्या है ना। तो हमने तो बोला कि यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सभी मैथमेटिकल प्रोसेस में बोलो या सभी फिजिकल प्रोसेस में उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम कहेंगे जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट तो नाम से समझ में आएगा, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। और इनको भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्रेरी।
ओके, तो एब्सोल्यूट मतलब जिनकी वैल्यू हर मैथमेटिकल प्रोसेस में कांस्टेंट बनी रहे, है ना, आया समझ में, जैसे ये डिस्टेंस सभी प्रोसेस में कांस्टेंट बनी है, तो ये हमारी कौन सी कांस्टेंट कहलाएगी, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। मतलब इसका कांस्टेंट होना दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। भाई दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक रोड की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई दूसरे रास्ते, ऐसा ना सोच लग जाना है, दूसरे रास्ते जाएगी तो डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगी, वो इतना दिमाग नहीं चलाना है ना, ठीक है ना। तो हमने कहा हमने यहाँ पर कि एक पाथ है, उस पाथ से उसकी डिस्टेंस हमेशा कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। उसमें पर्सन चाहे 50 की स्पीड से चले या 100 से चले, 200 से चले, उस डिस्टेंस की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इस तरह का जो कांस्टेंट है जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वाले को हम ऐसे कांस्टेंट को हम कहते हैं जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब ही होता है, सुना हम यहाँ से जो, जैसे एब्सोल्यूट वर्ड जो आपने बहुत बार सुना होगा ऐसा अभी तक, है ना, अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट से हमारा मतलब क्या होता है जो, फिर भी फिजिक्स के इसमें अगर हम समझे तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिना कंपैरिजन के, उससे उसका हम बिना कंपैरिजन कर रहे या बिना किसी पर डिपेंड किए हुए, ओके, उसको हम यहाँ एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस किसी दूसरी बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि स्पीड 50 होने के कारण वो कांस्टेंट बनी है या 100 होने के कारण कांस्टेंट रहेगी, उसको कोई मतलब नहीं है डिस्टेंस से। तो इस तरह का जो कांस्टेंट है हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट, इसको भी जो हम मैथमेटिक्स वाले एग्जांपल से भी समझेंगे, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज की भी उसमें भी हम समझेंगे ये सारी बातें, लेकिन फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के पहले इससे समझे, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ओके, एब्सोल्यूट कांस्टेंट में जो जैसे वैल्यू क्या है इसकी 1000 ऐसा, ठीक है ना, एक कांस्टेंट ये हुआ। अब दूसरा कांस्टेंट, एक पर्सन चल रहा था जो पहला पर्सन 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब जब तक उसने अपनी डिस्टेंस पूरी कवर नहीं कर ली, दिल्ली से मुंबई नहीं पहुंच गया, है ना, अपनी डेस्टिनेशन पे, तब तक उसकी स्पीड क्या बना के रखा उसने, 50 बनाए रखा। तो पहले पर्सन के लिए वेलोसिटी जो, सॉरी, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रही, ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दूसरे की भी फिर उतनी ही होगी। मतलब एक वो दिल्ली से मुंबई जाने वाला एक पर्सन है तो वो 50 की स्पीड से ले जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि हर कोई उस दिल्ली से मुंबई जाने वाला 50 से ही जाएगा, या उनके लिए 50 ही रहना चाहिए, रहेगी स्पीड। दूसरे के लिए दूसरी स्पीड हो सकती है, वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है 100 में, जो मतलब पहले के लिए स्पीड 50 कांस्टेंट बनी रही, उसके लिए रही, स्पीड की बात करें, स्पीड कांस्टेंट, लेकिन दूसरे के लिए स्पीड बदल गई, रेफरेंस बदल गया, पर्सन ही बदल गया, है ना, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में बता रहे हैं वही पर्सन, वही रेफरेंस बदल गया, मतलब रेफरेंस बदल गया। जैसे रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जिसकी रिस्पेक्ट में हम बता रहे होते हैं उसको हम रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन की रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं स्पीड को, तो यहाँ उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, रेफरेंस बदल गया तो स्पीड बदल गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर और थर्ड के लिए बोल दिया रेफरेंस बदल गया, चेंज हो गई। तो स्पीड यहाँ इस पहले वाले की प्रोसेस में, जब तक हम पहले वाले के लिए स्पीड या टाइम निकालेंगे, हमेशा उसकी स्पीड कितनी रखेंगे, 50। फिर दूसरे में प्रोसेस के लिए 100 रखेंगे, तीसरे वाले के लिए करेंगे तो 200। तो कुछ क्वांटिटी, ये स्पीड है तो कांस्टेंट, जब तक वो ट्रेवल कर रहा है, मोशन में है, तब तक कांस्टेंट बना के रखा उसने, लेकिन हर के लिए वो कांस्टेंट नहीं होगा, दूसरे के लिए दूसरी वैल्यू होगी। तो इस तरह का कांस्टेंट, जो कांस्टेंट तो होता है लेकिन रेफरेंस बदल जाने पर उसकी वैल्यू, उसकी, है ना, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कांस्टेंट को हम बोलते हैं जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से, जो सेल्फ डिसीजन से, ठीक है ना, हमारी खुद की मर्जी से। तो यहाँ पर ये वाला कांस्टेंट जो है, स्पीड जो है, एक अपनी मर्जी से जा रहा है, 50 की स्पीड से जा रहा है, वो अपनी स्पीड 50 बना के रख रहा है, दूसरे ने अपनी मर्जी से 100 पे जा रहा है, तीसरा जा रहा है 200। तो ये यहाँ जो स्पीड है वो आर्बिट्रेरी है, बेटा, सबके लिए अपनी अलग अलग हो सकती है, अपनी अपनी मर्जी से सब चल सकते हैं अपनी अपनी स्पीड से, ओके। तो ये वाली जो कांस्टेंट है, स्पीड भी यहाँ पहले के लिए कांस्टेंट है, लेकिन उसी के रेफरेंस में कांस्टेंट बोलेंगे उसको। दूसरे के लिए 100 स्पीड है, लेकिन उसी के लिए रेफरेंस में हम उसको कांस्टेंट बोलेंगे। दूसरे के लिए तो वहां स्पीड क्या है, 200 है ना, ऐसा। मतलब
पहले और दूसरे में कंपैरिजन करेंगे तो बोले हम कांस्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा ना। पहले और दूसरे में कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे कांस्टेंट थोड़ी है, पहले 50 है 100 है ऐसा। लेकिन उसी की डिफरेंस में बात करेंगे तो 100 उसके लिए हमेशा चलते तक कांस्टेंट है ऐसा। तो क्या बोलेंगे हम, दोस क्वांटिटी हुज वैल्यू इज रिमेन्स कांस्टेंट बट चेंजेस विद डिफरेंस आर कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पूरा कंप्लीट कर लेना उसको, है ना। चलिए डॉट डॉट का मतलब जो क्या लिख दोगे, आर कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। आज समझ में यहाँ पे कि हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें आपको समझ में आया कि क्वांटिटी हर प्रोसेस में डिस्टेंस सभी के लिए कांस्टेंट ले रही है, वो चाहे कोई भी स्पीड से हो। तो डिस्टेंस हमारा हो गया एब्सोल्यूट कांस्टेंट, वो इसके चलने मिलने पे स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन 50 से या 200 से जा रहा है तो उनके लिए डिस्टेंस अलग अलग होगी, डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी। ओके, ठीक है ना। अब तीसरा देखो तो यहाँ पर ये जो टाइम है, टाइम क्या है तो है ना, टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है। जो टाइम मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर यहाँ स्पीड वो चेंज करेगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब टाइम वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, ओके, वो डिपेंड कर रहा होगा इनकी स्पीड पे। तो यहां पर ऐसी क्वांटिटीज जो जिसकी वैल्यू, ठीक है, क्या होती है, चेंज होती है, हर मैथमेटिकल प्रोसेस में उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इस तरह के वेरिएबल को, जो इस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेरिएबल, है ना। मतलब इस वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल का मतलब जिस ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हर मैथमेटिकल प्रोसेस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, जो वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, सुना ही होगा अपनी छोटी क्लासेस से 9th 10th से हम सीख जाते हैं वेरिएबल और ये सब, फिर भी हम समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब वेरिएबल के टाइम तो ये एग्जाम्पल से समझ में आया, जो कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होगी जो हर केस में कांस्टेंट रहेंगे, तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट, है ना। एब्सोल्यूट कांस्टेंट हमारे क्या हो गए, नंबर्स हो गए, जो 1 2 3 4 ऐसे पाई, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए जो आपने 3 का कहीं यूज किया तो 3 की वैल्यू तो कितनी रहनी है, 3 रहनी है। आप 3 को डिस्टेंस में यूज करो, टाइम में यूज करो, वेलोसिटी में यूज करो, 3 की वैल्यू 3 देना है, पाई। अब एक एग्जांपल को देख रहे हैं, इसको और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा समझने में, ठीक है। हमने कहा जो एक हमारे पास सर्कल है, ओके, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस है 2 पाई r। एक हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम है हमारे पास पाई स्क्वायर h, है ना। और एक स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब, ये है ना, ठीक है ना। ये इसका वॉल्यूम है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम पाई का यूज कर रहे हैं, पाई की वैल्यू हम सबको पता है, पाई कितना होता है 3.14 या 20/7, है ना, 22/7 है। ओके, तो अगर आप इस पाई को सर्कल के फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में यूज कर रहे हो, ओके, तो क्या पाई की वैल्यू अलग होगी? आप पाई को यूज वॉल्यूम के फॉर्मूले में यूज करो या इस पे यूज करो, पाई की वैल्यू कितनी ही रहनी है, 3.14, ठीक है ना। वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करना है। दूसरे पर जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ इस सर्कल की रेडियस चेंज होती, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने कहा जो इसकी रेडियस, 2 सर्कल है हमारे पास, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ओके, और ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। पाई चेंज और आर चेंज हो रहा है, तो अगर हम यहाँ, है ना, 2 पाई आर ये फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ पर 2 पाई आर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, सर्कमफेरेंस का, तो क्या हम यहाँ पाई की वैल्यू अलग अलग लिखते हैं क्या? यहाँ मतलब रेडियस अलग है तो यहाँ पाई अलग हो जाएगा, यहाँ रेडियस दूसरी है तो इसके लिए पाई अलग होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस ले लो आप, जो उस प्रोसेस में पाई की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, एक जैसी रहेगी। तो ऐसा मतलब पाई यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कि पाई आर पे डिपेंड करेगा रेडियस पे, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि पाई आर और एच पर डिपेंड करेगा कि हाइट बदल गई तो हम पाई का दूसरा मान रखेंगे, हाइट चेंज हो गई तो आप पाई का दूसरा मान रखेंगे, तो आर, है ना। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ रेडियस बदली तो पाई की वैल्यू चेंज हो गई। तो पाई जो है इसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल या दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड
नहीं कर रही है, चाहे आप उसको कोई भी फॉर्मूले में यूज कर लो जो, ठीक है ना। वैसे ही आप एक नंबर को, संख्या को यूज कर ले लो जो, मान लो यहाँ आपने, ठीक है, इसका फॉर्मूला को क्या लिखा, ये एक आप संख्या यूज कर रहे हो, नंबर यूज कर रहे हो, तो अगर आप 3 को कोई भी फॉर्मूला बनाओ, है ना, तो क्या 3 की वैल्यू हर फॉर्मूले में अलग अलग होगी क्या? भाई आप जैसे यहाँ पर ये जो 2 है हमारे पास, इस 2 को अगर हम कहा यूज करते हैं, है ना, जैसे मान लो इसका मैं, है ना, ये फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है, काय का फॉर्मूला है ये उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये। तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये 2 यहाँ अलग है और यहाँ अलग है क्या? 2 की वैल्यू यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी है, कुछ नंबर्स ऐसे हैं, मतलब प्योर नंबर्स भी जो हमारे हैं वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं। ओके ना, आया समझ में? तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो हर मैथमेटिकल प्रोसेस में जिनकी वैल्यू सेम होती है ना, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कांस्टेंट, है ना। ये बेस्ट एग्जांपल है उसका पाई वाला, कि पाई आप कहीं पर भी यूज करो सेम रहना है ना। तो हमने मैथ्स की भाषा में भी समझ लिया, हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में भी बोल लिया कि यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रही है ना। ओके, तो ये हुआ अब, है ना। और दूसरा क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी वही जैसे रेडियस चेंज हो सकती है, पहले सर्कल के लिए रेडियस और ये सब, ठीक है, उसको हम मैथमेटिकल इसमें भी समझेंगे, ठीक। तो ये हुआ जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब एक फिजिकल प्रोसेस में उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, मैथमेटिकल प्रोसेस में दूसरे में चेंज हो सकती है, ऐसे को आर्बिट्रेरी बोला जाता है। वेरिएबल्स, ठीक है ना, क्वांटिटी विच टेक अप एनी वैल्यू, मतलब जो वेरिएबल्स है जो, ठीक है, जो ऐसी क्वांटिटी जो कुछ भी वैल्यू को, है ना, गेन कर सकते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। चेंज जिनकी वैल्यू होती है, वेरिएबल्स उन्हें कहा जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। चलो हम इसको और एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। ये तो हमने हमारे फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट से समझा कि ऐसा ऐसा कांस्टेंट ये क्यों। अब चलो हम उसको, है ना, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ये सारी क्वांटिटीज को, सारी बातें उससे भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो क्या है, हमने जो 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है, किसके बारे में? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन मतलब ये, आपने इसे इक्वेशन पढ़े होगी 2x + 3, मतलब आपने ग्राफ बनाना सीखा होगा ना 10th में। तो 10th में भी तो आपको ऐसी इक्वेशन दी जाती थी, है ना, और आपको उसका ग्राफ बनाना होता था। तो हम ग्राफ कैसे बनाते थे यहाँ पर, ठीक है ना, हम ग्राफ बनाते थे, x की वैल्यू हम उसके डोमेन से कोई भी ले लेते थे, x - 2 - 1 x 0 x बराबर, है ना, 1, फिर प्लस वैल्यू, माइनस से लेकर प्लस तक वैल्यू रखते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करेंगे अपनी मर्जी से, y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे? -∞ टू +∞, है ना, +∞ तक। ओके, कोई भी वैल्यू यहाँ से ले सकते हो उसके डोमेन में से, ठीक है ना, जो डिपेंड करेगा। तो x की वैल्यू रख के y निकालते हैं, फिर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ऐसे पॉइंट हमको मिलेगी। ये वैसे सीखा है तो आपने, फिर भी थोड़ा सा बोल दे। ये पॉइंट को आप मिलाते हो, एक लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये इस इक्वेशन के कारण आपको ये लाइन मिली। तो ये जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन कहलाएगी, है ना। ये तो एक मैंने नंबर दे दिया जो आपको, इसका जनरल फॉर्म होता है y = है ना mx + c, मतलब नंबर यहाँ कोई भी हो सकते हैं, 2 1, ठीक है ना। पहली लाइन के लिए तो आपने x की वैल्यू का ये बनाया। ओके, अब मैं यहाँ देखता हूँ, जो मैं आपको दूसरी लाइन देता हूँ इसे, है ना, ये पहली लाइन है हमारे पास, ये दूसरी लाइन। अब क्या दूसरी लाइन की भी इक्वेशन यही होगी क्या? है ना, ऐसा तो नहीं होगा। उसकी लाइन, उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, हो सकता है कुछ और हो गया होगा, हमने समझने के लिए लिया है ना, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जो क्या हो रहा है हमारे पास, कि हमने इक्वेशन बताई किसकी? स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, रैंडम वैल्यू, और y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं।
ओके, ये एक बात हो गई। अब यहाँ देखो, ये जो हमारे पास नंबर है 2 3, ठीक है, पहली लाइन के लिए है ना, इसका जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो mx प्लस सी है। तो पहली लाइन के लिए m की वैल्यू, m क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, m क्या है, m एंड, ठीक है, m और c जो क्या है ये कांस्टेंट। तो ये कैसे कांस्टेंट हुए, पहली लाइन के लिए इनकी वैल्यू अलग है, एक ले, दूसरी लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरी लाइन अगर ये वाली लाइन कही तो इसके लिए डेफिनेटली उनकी वैल्यू अलग होगी। थर्ड लाइन को ही अगर इधर बता दे ऐसे वैसे तो उसके लिए और वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ m और c की जगह हम कांस्टेंट ही रखेंगे, मतलब 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखेंगे, है ना, कोई भी नंबर, लेकिन हर लाइन के लिए उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो m और c है ये हमारे क्या है, जो ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू रेफरेंस के साथ बदल जा रही है। पहली लाइन का रेफरेंस हम कहें तो हम कहेंगे यहाँ m इक्वल टू 2 है और c इक्वल टू 3। दूसरी लाइन का अगर हम रेफरेंस लेते हैं, दूसरी लाइन है ना, इसकी रिस्पेक्ट में बता रहे हैं दूसरे की, तो हम कहेंगे m यहाँ 4 है और c यहाँ पर 5 है, ठीक है, और ये 2 है। इस पहली लाइन के लिए, पहली लाइन के लिए जब आप इक्वेशन बनाओगे, उसकी x की वैल्यू रखोगे और वो, तो आप हमेशा m की जगह 2 ही पुट करोगे, c की जगह 3 पुट करोगे। तो m और c इस लाइन के लिए 2 है, 3 है, ये इसके लिए 2 है। इस लाइन के लिए m 2 और 3 नहीं होगा, रेफरेंस बदला, लाइन बदल गई तो m और इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो ये जो हमारे कांस्टेंट है m और c, ये हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हम कोई भी वहां नंबर ले सकते हैं हमारे मन से। हम एक और इक्वेशन वन बना दे, जो 6x प्लस 9 कर दिया हमने, कोई भी इक्वेशन आ सकती है, जो 7x प्लस 5 हो सकता है ना, 3x प्लस 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट जो है यहाँ 6 9 ये आर्बिट्रेरी है ना, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कांस्टेंट है, रेफरेंस बदला, चेंज हो जा रहा है। तो दोस क्वांटिटीज हुज वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट बट changes with reference are called arbitrary constant। तो एग्जांपल इसका दे सकते हो आप, है ना। उधर हमने arbitrary constant किसको कहा था, उधर कौन थी, जो स्पीड थी, पहले के लिए स्पीड, फिर दूसरे पर्सन के लिए फिर स्पीड बदल जा रही थी, ऐसा है ना। तो ये दोनों एग्जांपल से हम समझते जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये m और ये जो c है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इसमें देखो बच्चों, ठीक है, यहां पर हमने इक्वेशन बताई बहुत सारी, ये एक, ओके चलो इनको हटा देते, y में दूसरी इक्वेशन और बता देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया 3x प्लस 4, इक्वेशन 1 से बनाई है, ठीक है ना। अब एक बात तो समझ में आ गई, तो m यहाँ पर 3 है और c यहाँ 4 है। तो m और c रेफरेंस के साथ, लाइन के साथ बदलते जाएंगे, ये हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आप सिर्फ नंबर पे फोकस करो, 3 पर। तो 3 पहली लाइन की इक्वेशन में भी यूज हुआ है, इस प्रोसेस में भी 3 यूज हुआ है, 3 इस लाइन की प्रोसेस में भी यूज हुआ है, सब जगह यूज हुआ है, ऐसे इसमें, ओके। और कोई बना सकते हो आप, यहाँ पर ऐसे बना दो y इक्वल टू, है ना, 5x प्लस 3, तो ये 3 यूज हो रहा है। तो क्या अगर हम 3 को पहली लाइन के लिए यूज करेंगे, दूसरी लाइन के लिए यूज करेंगे, तीसरी लाइन के लिए यूज करेंगे, तो क्या हर जगह उसका इफेक्ट अलग अलग होगा, क्या इफेक्ट अलग अलग होगा या उसकी वैल्यू अलग अलग होगी क्या? 3 तो 3 रहेगा, 1 2 3 रहेगा, 1 2 3 रहेगा, कहीं पर भी आप उसको यूज करो, मतलब 3 की वैल्यू इस इक्वेशन में भी 3 ही रहना है, इस इक्वेशन में भी 3 रहना है, चाहे आपने उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया हो या कुछ हुआ, कितना नहीं रहेगा वो, 3 तो 3 रहेगा, है ना, ये 3 तो 3। तो ये जो नंबर है बच्चों, आप किसी नंबर को यूज कर लो कहीं पर भी मैथमेटिकल प्रोसेस में, नंबर की वैल्यू हर प्रोसेस में सेम रहेगी, 2 तो 2 रहेगा, हर जगह 2 रहेगा, चाहे आप उसको, है ना, ज्योमेट्री में यूज करो, चाहे आप उसको ट्रिग्नोमेट्री में यूज करो, कहीं पर भी यूज करो उसकी वैल्यू 2 को, नंबर्स को, तो वो कांस्टेंट। तो क्या समझ में आया हमको, यहाँ 2 और 3 जो नंबर्स है, 2 और 3 जो नंबर्स है वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट में आते हैं, और m और जो c है जो ये हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। दोनों एग्जांपल से हमने समझा, मैथमेटिकल वाले से भी समझा और
इससे भी समझो बच्चों। ओके, अब वेरिएबल भी देखो, इससे वेरिएबल भी हमको निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा हमने, देखना ये हमने x और y का है ना। तो x और y को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, है ना। x को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी बताया हमने, बात डिस्कस की थी कि आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे जो, तो आप इनको नंबर्स को किसी भी लाइन में यूज करो। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, अभी हमने देखा यहाँ पर, है ना। तो x की वैल्यू हम अलग अलग रखते हैं, जैसे x आप -1 रख दोगे, x 2 रख दोगे, x -1 रख दोगे, x -2 रख दोगे। मतलब कोई भी आप इसको अपनी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन, मतलब हमको ये लाइन बनानी हो, है ना, लाइन ड्रॉ करनी हो, तो इसके लिए जो मैथमेटिकल प्रोसेस में हम x की डिफरेंट वैल्यू लगेगी, उसी इक्वेशन में वैल्यू चेंज करते चलेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। यहाँ x जो है वो है वेरिएबल जो, तो वेरिएबल हम किसे कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल किसे कहा जाएगा, ठीक, जो क्या कर लेंगे, जो कोई भी वैल्यूज को असाइन कर दे वो ऑब्टेन गेन कर लेगा। अब x भी यहाँ वेरिएबल है, वैल्यू चेंज हो रही है। y जो है, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर y देख लो जो, है ना। तो x आपने 1 रखा, y कितना आ गया यहाँ पे 5। x आपने यहाँ रखा 2, y कितना हो गया बेटे यहाँ 7। x आपने रखा -1, तो यहाँ पर हो गया 3, 1 आ गया। x आपने रखा बेटे यहाँ पर -2, -4, तो ये -1 हो गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारा, मतलब ये नंबर पे भी वो, इस पे वो मत करो कि नंबर क्यों आते जा रहे हैं, है ना। ठीक है, कैलकुलेशन पे भी ध्यान मत दो। हम क्या बताना चाह रहे हैं, x की वैल्यू हम आर्बिट्रेरी रख रहे हैं, हमारे मन से रख रहे हैं, वहां पे असाइन कर रहे हैं। y की वैल्यू उसके साथ आते जा रही है, उसके करस्पॉन्डिंग आते जा रही है। तो यहाँ x वेरिएबल हुआ, वैल्यू चेंज होते जा रही है एक ही लाइन के लिए, है ना। एक लाइन के लिए ये वैल्यू चेंज होते जा रही है। यहाँ इस पॉइंट पे देखें तो x अलग होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। पॉइंट ए पे देखें तो x की वैल्यू यहाँ मान लो कोई भी है, 1 है, जो भी बोल दो। फिर आगे वाले पॉइंट पे चले, यहाँ x फिर चेंज हो गया, आगे वाले पॉइंट पे चले, यहाँ x चेंज हो गया। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है इस लाइन के लिए, और उसी के करस्पॉन्डिंग y भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों वेरिएबल्स हुए, है ना। तो जिनकी वैल्यू क्या होती है, उस वैल्यू आर चेंजेस इन मैथमेटिकल प्रोसेस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ओके, अब ये भी दो तरह के वेरिएबल है, दो तरह के वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल, है ना। x की वैल्यू तो हम खुद रख रहे हैं, इंडिपेंडेंटली हम इसको कोई भी एक वैल्यू दे रहे हैं, और y की जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। तो x हमारा वेरिएबल तो है लेकिन इंडिपेंडेंटली है, y जो है वो डिपेंड कर रहा है इस पर, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, है ना। तो इस तरह से ये हमारे टाइप्स हो गए। इसकी हम डेफिनेशन लिख देते थे यहाँ पे, वेरिएबल को हम दो इसमें क्लासिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और दूसरा जो है हमने देखा y जो है, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो द वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, डिपेंडेंट मतलब किसी न किसी पे डिपेंड कर रहा होगा, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। ये डेफिनेशन हो गई। अब एक एग्जांपल भी दे देते हैं इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। वैसे हम समझ भी चुके हैं, स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल से भी, वो स्पीड वाले हो इससे भी, फिर भी, है ना। एक एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना। इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, इक्वेशन है उसकी स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। ये जनरल फॉर्म लिखा हमने, m यहाँ c नंबर हो गया जैसे, ठीक है ना। मतलब इसको कहीं कहीं आप ऐसा भी लिखा देखोगे, ax प्लस b, मतलब ये m c ये जो कांस्टेंट है, इसको आप किसी से भी शो कर सकते हो, ux प्लस b ऐसा भी बता सकते हो, ठीक है ना। जनरली m और c से बताना, ओके। अब यहाँ पर
इसमें हमने कहा था एम एन सी आर कौन से वेरिएबल्स है, सॉरी कांस्टेंट है वो, है ना, कांस्टेंट है एम और सी। अगली लाइन के लिए एम और सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर अगली लाइन के लिए एम और सी की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। तो ये रेफरेंस के साथ बदल रहा है। ये बोला ना y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 5x प्लस 4, है ना ये। तो हर लाइन के लिए उनकी वैल्यू चेंज होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या है ये, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, फिर उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे आप मिटा दिए, ये 2x प्लस 3 है, तो ये m की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2, c की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 3। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m एंड c वो तो कांस्टेंट। अगर आप m की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 2 यूज कर रहे हो कहीं पर और फिर अगली इसमें 2 यूज कर रहे हो, फिर अगले, तो वो 2 तो 2 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे दे सकते हो एग्जांपल, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m एंड c, ये कौन से क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, एब्सोल्यूट। उनकी जगह पे हम नंबर सी लिखेंगे, एब्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m एंड c, मतलब यहाँ पर लिख दो ऐसा, नंबर्स मीन्स दैट इज नंबर्स, वो संख्याएं रहेगी और नंबर होंगे तो वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो गई, ठीक है ना। फिर x यहाँ पर वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम कोई भी वैल्यू अपने मन से असाइन कर दें, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्पेलिंग देखते हैं जो। और y क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो x पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो इस अकेले लाइन से हमको सबकी वैल्यू समझ में आ गई, है ना, सबके एग्जांपल। ओके, तो ये रहा आप जो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब उनके नेचर का, कांस्टेंट और वेरिएबल। वो छोटी छोटी सी बातें थी, लेकिन हमको जो अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल सारे हमने लिए हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन बोल के हम सब खत्म कर सकते थे, ठीक है। तो इसको नोट करोगे कैसे, अब यहाँ पर ये पूरा हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसके बाद वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल के बाद ये पूरे उसके दो टाइप, और ये एग्जाम्पल सबसे लास्ट में दे देना यहाँ, है ना। इसके बाद तो ये नोट करने का तरीका बता दो, वेरिएबल, तो उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लेना लास्ट में, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारे पास उनका इंट्रोडक्शन। ओके, नोट कीजिए। चलिए ना, नेक्स्ट जो इसमें हम देखते हो फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर जो हम अभी हमने डिस्कस किया वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो वेरिएबल्स के बारे में जो यहाँ पर, ठीक है ना, हम कुछ एग्जांपल और देख ले, जैसे हमें डिस्कस करें जो डेली लाइफ में देखे जाने वाले एग्जांपल, कि अगर एक पर्सन की एज बढ़ती है तो एज के साथ जो उसकी हाइट बढ़ती है ना। फिर हाइट बढ़ती है तो हाइट के साथ मास बढ़ता है, वेट बढ़ता है ना, चेंज होता है मतलब, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि एज के साथ हाइट चेंज होते जा रही है, फिर एक पर्टिकुलर हाइट, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। दूसरा जो, ठीक है, अगर हम ऐसा एग्जांपल ले कि हमारे पास एक रॉड है ऐसे, है ना, और इस रॉड की लंबाई जो 1 मीटर है और इसका मास है 2 kg। अब अगर हम इसकी लेंथ और चेंज कर दें, हमने इसको 2 मीटर कर दिया, तो वेट और मास और बढ़ जाए, मतलब लेंथ के साथ यहाँ पर मास जो है वो लेंथ के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब मास डिपेंड कर रहा है किस पर, लेंथ पर। ओके, या और एग्जांपल देखते हो जब डेली लाइफ में हम क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें हमने देखा होगा कि जो बॉलर है जो बॉल के साथ, है ना, बॉल है, बॉल के नंबर्स के साथ रन भी बढ़ते जाते हैं, है ना। तो ठीक है, नंबर ऑफ बॉल बढ़ने पर नंबर ऑफ रन भी इंक्रीज होते हैं। तो नंबर और बॉल और रन की क्वांटिटी में यहाँ एक रिलेशन है। ओके, तो यहाँ हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हैं जो कि जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, एक क्वांटिटी की वैल्यू दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज होती है, जैसे हमने कुछ अभी एग्जांपल डिस्कस किए। ओके, तो इस तरह के रिलेशन को जो हम फंक्शन से शो करते हैं, है ना। ये आप देखें एक और चीज,
एक और एग्जांपल जो हमने वेरिएबल कहे हैं यहाँ पर, है ना, हमने एग्जांपल दिया था ये y और 2x प्लस 3, ये एक इक्वेशन बताई। तो इसमें भी जो हमने x की रैंडम वैल्यू दी और y की वैल्यू हमने यहाँ पर, है ना, फाइंड की। तो x की वैल्यू के साथ अगर x चेंज हो रहा है ना, x के साथ वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब x अगर आप 1 रख दो तो यहाँ y हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 5। अगर आप x यहाँ 2 रख दो तो यहाँ y हो जाएगा 7, है ना। x अगर 0 रख दो तो यहाँ y हो जाएगा 3। मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है, y चेंज हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, y चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ x और y में एक रिलेशन है। मतलब हम क्या बोलेंगे फिर कि जो y की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। ओके, चलिए, है ना। तो इसी को जो हम फंक्शन कहते हैं। मतलब अगर दो क्वांटिटीज, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हो कि एक की वैल्यू चेंज करने पर दूसरे की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, या एक वेरिएबल की किसी एक वैल्यू पर, है ना, दूसरे के लिए एक या उससे ज्यादा वैल्यूज हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन से रिलेशन फंक्शन बोलते हैं जो, है ना। मतलब सीधे सीधे कहें, फंक्शन का मतलब रिलेशन में जो दो क्वांटिटीज के बीच में, एक क्वांटिटी बदल रही है तो दूसरी क्वांटिटी उसके साथ चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे वो दोनों वो एक दूसरे का फंक्शन है ना। चलिए अब उसको हम एक थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे मुझे यहाँ पर, जैसे इफ, है ना, y इज डिपेंड्स, है ना, हम कैसे शो करें, y इज डिपेंड्स ऑन x, वैल्यू ऑफ y डिपेंड करती है किस पर, x पर, ठीक है। तो हम ऐसे बोलते या ऐसे बोलते, y is related to x, ओके। या फिर इसको हम और अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, y is depends, है ना, on x। मतलब y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ जो क्या लिखेंगे, मैथ्स की लैंग्वेज में हम यहाँ पर भाषा में लिखेंगे, जैसे x के साथ y चेंज हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि y x पर डिपेंड कर रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है। जनरल लैंग्वेज में तो हम यही कहेंगे, हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में बोलेंगे y x पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में हम कहेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, हम ये कहेंगे, ओके ना। मतलब है सिंपल सी बात है, जो छोटी सी बात है कि y और x में रिलेशन है, y x पर डिपेंड कर रहा है किसी तरह से, है ना। तो y को हम क्या बोल देंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसको हम एक नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो है ना। इसका जो नोटेशन होगा क्या होगा, y f ऑफ x, क्या पढ़ेंगे हम इसको, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये पढ़ने का तरीका भी लिख दिया मैंने, है ना। तो ये मतलब फंक्शन क्या है, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सिंपल सी छोटी सी बात है कि दो क्वांटिटी एक तरह से रिलेटेड हो, जनरल भाषा में हम समझे उसको, दो क्वांटिटी एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हो कि एक की वैल्यू चेंज होने पर दूसरा चेंज हो जाए, तो उन्हें हम फंक्शन कह देते हैं, है ना। ये इस तरह से, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि फंक्शन ऐसा बताने के लिए कि y x पर डिपेंड कर रहा है या कोई और दूसरी क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है, तो ऐसे बताने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, y f इक्वल टू f ऑफ x। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए थे, अभी हमने क्या एग्जांपल लिए थे, यहाँ जो डिस्टेंस है ना। अभी हमने स्पीड और इसकी बात कही थी कि अगर एक पर्सन चलता है तो यहाँ पर, है ना, मान लो एक पर्सन ने मोशन स्टार्ट की, पॉइंट ए से वो चलता है, मोशन करने लगता है, ओके, और किसी टाइम तक वो चलते रहता है जो, है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। जब वो मोशन में है तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसकी जो डिस्टेंस है, हमने बोल दिया स्पीड कांस्टेंट है उसकी, है ना, कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। अब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी स्पीड से कितने टाइम तक चलता है। हो सकता है कि वो 1 आवर के लिए भी चल सकता हो, या हो सकता है जो
कि वो है ना इसको किलोमीटर में बता देता हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वो पर्सन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके चलने के टाइम पे। वो 1 घंटा भी चल सकता है, 2 आवर भी चल सकता है, 10 मिनट भी चल सकता है, फिर चलकर रुक सकता है। तो यहाँ डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ ट्रेवलिंग, है ना, कितने टाइम तक वो ट्रेवल कर रहा है। ओके, या हम इसको क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन टाइम, ये शॉर्ट में लिखा। तो इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम लिखेंगे डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। और फिर क्या शो कर देंगे, d इज f ऑफ t, ठीक है, मतलब डिस्टेंस किसका फंक्शन है, टाइम का, डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के साथ। ओके, या और कोई क्वांटिटी जो चेंज हो सकती है, जैसे हमने हाइट और एज वाली बात की, जो मास है ना, अगर मास चेंज हो रहा है किसके साथ, लेंथ के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, मास इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ। ओके, ऐसे, है ना। या हमने कहा हाइट चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हाइट इज अ फंक्शन ऑफ एज, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज में, है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होने का, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, जो फंक्शन कहते हैं, है ना। और ठीक है, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान में रखिए अपने यहाँ पर कि फंक्शन को बताने के लिए, ठीक है ना, हम क्या क्या सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन को जो हम बताने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं। पहला तो हमने देख लिया f ऑफ x, फिर हम इससे भी बता देते फाई ऑफ x, है ना, ये क्या है, काय का साइन है, ये फाई का। ओके, चलिए हटा दूंगी, यहाँ पर क्या है, ये फाई, फाई है ना। ओके, और ये y इज इक्वल टू ये साई x, इससे भी बता सकते हैं, है ना। ये जो हमारा ये है, ये इसका साइन है सिंबॉलिक, जो साइन का, जैसे हमारा थीटा, अल्फा, बीटा, गामा होते हैं, वैसे ये साइन, या y जी एक्स, इससे भी बता सकते हो। तो ये फंक्शन को जरूरी नहीं कि आप हमेशा f ऑफ x ही लिखोगे, कहीं आप ऐसा लिखा देखो, ऐसा लिखा देखो, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं क्या चीज आ गई है, वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ हम इतनी बात हमने डिस्कस कर ली कि फंक्शन किसको बोला जाएगा, कब किसको किसका फंक्शन कहेंगे, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो ये जो हमने लिखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये अभी अधूरी बात हुई है। यहाँ तक हमने लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये जो है जो ये कोई इक्वेशन नहीं है। जैसे हम यहाँ पर आपने लिखा y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो आप इसको क्या बोल दोगे, ये इक्वेशन है ना। हम यहाँ इक्वल का साइन देखते हैं, हम इसको इक्वेशन बोल देते हैं, ये इक्वेशन है जो भी है ना, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक। लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक नोटेशन है। जो किस बात का नोटेशन, हमको सिर्फ ये बताता है कि y और x में रिलेशन है ना। ये किस तरह का रिलेशन है वो नहीं बताता। तो जब भी हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन के साथ एक इक्वेशन मिलेगी। अब समझने चलो, इसको थोड़ा सा कॉमन एग्जांपल से समझ लेंगे, जो है ना, कि कैसे इक्वेशन से मतलब मैं हमने कहा जो आपके पास जो एक क्वेश्चन आता है, या आपको यहाँ पर है ना, ठीक है, और आपके पास आपका फ्रेंड आता है जो, ठीक है ना, और ये फ्रेंड क्या बोलता है आपको, इसके साथ एक पर्सन आता है, ठीक है ना, तो वो कहता है, आपने उससे पूछा ये कौन है, तो ये बोलता है जो कि ये मेरा रिलेटिव है ना। ये क्या है, आप उसने बोला ये रिलेटिव, मतलब एक एग्जांपल से समझना, ठीक है ना। तो उसने बोला आपका रिलेटिव। अब ये क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुई, उसने मुझे आपको इंफॉर्मेशन दी, सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पर वो आपका वो क्या है ना, रिलेटिव है। तो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अब आप उससे ये तो पूछोगे क्या रिलेटिव तो है, रिलेटिव में चाचा, काका, बाबा सब होते हैं, तो ये तुम्हारा क्या है ना, मतलब उसके बाद अगर उसने आपको ऐसा बोला
वो एक ये बोल सकता है कि इसको मैं नहीं जानता, बात खत्म, वही बात खत्म हो जाती। लेकिन उसे बोला है तुम्हारा रिलेटिव है, तो फिर आप उसके बाद बोलोगे कौन लगता है, भाई है, काका है, बाबा है, क्या है, जो है। तो उसके बाद आप पूछोगे विच टाइप ऑफ रिलेशन, है ना, इनमें किस तरह का रिलेशन है, दोनों पूछोगे ना, डेफिनेटली जो पूछेगी। फिर उसके बाद वो आपको बताएगा, तो यहाँ पर उस इक्वेशन को, उस रिलेशन को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने के, मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा फिर आपको, है ना। तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए वो आपको रिलेशन का नाम बता देगा, वो आपको बोलेगा कि ये मेरा ब्रदर है या जो भी है। तो ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है ना। और ये सिर्फ एक कॉमन सिंपल एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेशन थी, कम है ना, क्या थी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, तो ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये एक बात हुई, समझ में आया। इससे क्या समझ में आया हमको, ये ठीक है ना, एग्जाम्पल देने का रीजन क्या है कि अगर हम कहें कि आपको कोई बोलता है कि यार ये मेरा रिलेटिव है, तो डेफिनेटली आप उससे पूछोगे ना कि वो भी तेरा कौन सा रिलेटिव है, क्या है ये। तो इसी तरह से पूछो, हम फंक्शन में भी जब बात करेंगे कि, है ना, जब हम फंक्शन में बात करेंगे कि एक क्वांटिटी y की दूसरे का फंक्शन है, मतलब एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करती है, एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करती है। तो फिर आप पूछोगे ना वहां किस तरह से डिपेंड करती है, जैसे वो एग्जांपल दिया भाई किस तरह का रिलेटिव है, तो फिर यहाँ पर भी हमारा पूछना जरूरी बनता है कि किस तरह का फंक्शन, किस तरह का रिलेशन है। तो फिर वो रिलेशन क्या हो सकता है, y में फंक्शन है x का, मतलब y डिपेंड करता है x पर, इतनी बात आपको मालूम है। तो आप फिर पूछोगे क्या किस तरह से डिपेंड करता है, फिर उसके बाद वो आपको बताएगा कि y साइन x के बराबर है। मतलब क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है y x स्क्वायर के बराबर हो सकता है ना। फिर मतलब हमको मालूम है कि y और x में रिलेशन है, और y और x में इस तरह का रिलेशन है कि y x के स्क्वायर के बराबर है। या फिर ऐसा हो सकता है कि y साइन x के बराबर है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकली रिलेशन है उसमें। तो y ऐसा भी हो सकता है कि y यहाँ पर ऐसा हो log e x स्क्वायर, है ना। ये y ऐसा भी हो सकता है कि y कितना हो जो यहाँ पर, ओके, ये ex। तो इस तरह के रिलेशन हमको मिलेंगे, है ना। जैसे भी काका, बाबा, ये सब है, वो समझ में आ गया ना, ठीक है। मतलब जैसे रिलेशन बहुत तरह के टाइप के हो सकते हैं, हमारे भाई हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, जो भी, चाचा, पापा, मामा, पापा, जो भी। तो इसी तरह के फंक्शन में भी रिलेशन, ऐसे 4 तरह के रिलेशन हो गए। तो इन रिलेशन को भी हमने नाम दे दिया, है ना। इनको हम पापा पापा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, इनको क्या नाम देंगे हम, ठीक है। तो फॉर एलिमेंट्री फंक्शन बता रहे हैं अभी हम, है ना, फॉर एलिमेंट्री फंक्शन, है ना। जैसे रिलेशन को नाम देते हैं बच्चों, हम रिलेशन को नाम देते हैं भाई, ठीक है, मामा, काका, ये वैसे ही नाम दिए गए। तो इस तरह का रिलेशन हो तो इसको क्या बोलोगे, पावर फंक्शन, है ना, पावर फंक्शन। मतलब दो क्वांटिटी एक दूसरे से, पावर फंक्शन लिखना था, पावर ऑफ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल लिख देते, y x है, कोई भी पावर हो सकती है, या ये भी y 2x + b, ये भी पावर फंक्शन ही है ना। मतलब यहाँ पावर नहीं, मतलब कुछ क्या है, ठीक है ना। ऐसा रिलेशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये सब आप इससे इंट्रोड्यूस हो गए 10th में, आपने ऐसी इक्वेशंस पढ़ी है सब, ओके। अब हम इन इक्वेशन को नाम दे दे रहे, फंक्शंस को नाम दे दे रहे, पावर फंक्शन, ठीक है। ये वाला रिलेशन हुआ इस तरह का, तो कौन सा रिलेशन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। लिख के बता दो यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y = sin x, कोई भी है ना, जरूरी नहीं sin x हो, मैं कोई भी इक्वेशन, सिर्फ एक इक्वेशन बता रहे हैं हम यहाँ पे। y cos x हो सकता है, y, है ना, sec x tan x स्क्वायर, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल आपको पता है, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पर अगला, ये जो है, इस रिश्ते को हमने क्या नाम दे दिया, ये वाले को, है ना, इसको हमने नाम दे दिया लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। इस रिश्ते को हमने नाम दिया लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। वो इसी को ऐसे छाप दो यहाँ पर, y = log e x। ये एग्जांपल के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, है ना, ठीक है ना।
फोर्थ, ऐसा नहीं कि यही वाला रिलेशन हो, फिर ये वाला एक रिलेशन में एक रिश्ता बचा है, इसको हमने क्या बोल दिया जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये f ऑफ x, ठीक है ना, ये क्या लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन f इज इक्वल टू ex, ओके। तो ये रहा जो हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब हमको जो रिलेशन मिलेगी अभी हमारे लेवल पे, तो 10 12 के लेवल पे जब हम पढ़ेंगे तो y और x में जो रिलेशन आएगा या तो y x के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में होगा या ऐसे ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ जो फंक्शन के टाइप, फंक्शन समझ में आया। फंक्शन मतलब दो क्वांटिटीज में रिलेशन, और वो रिलेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं, है ना। और रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं, एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंस में। अब आती है बात जो लिमिट ऑफ फंक्शन की, है ना। अब लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर पहले एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। हमने कहा, ठीक है ना, एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है हमारे पास, मतलब ऐसे, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ fx एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर के बराबर है, ओके। अब यहां मैं लिखता हूं, जो समझते चलना पहले, इफ द वैल्यू ऑफ x इज टेंस टू 2, मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 की ओर बढ़ रही है, मतलब क्या कहा हमने, y जो है वो x का फंक्शन है, तो अब x बदलेगा तो y बदलेगा, अब x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो x की वैल्यू 2 तक जा रही है, बढ़ते 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 2 तक जा रही है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं, x टेंस टू 2, ऐसा लिखा जाता है। क्या पढ़ोगे उसको याद है ना, एरो को अगर हम आगे एरो लिखेंगे तो उसको टेंस टू पढ़ा जाता है, टेंस टू 2, मतलब उसकी ओर बढ़ रहा है, ओके। अब यहां पर देन y की वैल्यू कहां तक जाएगी, आप देखो कि अगर x बढ़ते 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 कहां तक चला गया, 2 तक, तो फिर y कहां तक हो जाएगा, देन वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजेस अप टू 4 तक जाएगी ना, है ना। यहाँ x अगर 2 रख दो तो y कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जो अब y की वैल्यू कहां तक आके रुक जाएगी, y की वैल्यू कहां आके रुक जाएगी, 4 तक आकर रुक जाएगी। तो 4 के बाद अब उसकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है। x अगर बढ़ते बढ़ते 2 तक, x 2 की ओर चलते जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा y कहां तक जाएगा, जो 4 तक जाएगा। तो ये जो 4 है, वेयर 4 इज कॉल्ड, वेयर 4 इज कॉल्ड लिमिट ऑफ y, लिमिट ऑफ y या लिमिट ऑफ फंक्शन y, है ना। क्या लिखोगे, लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन y, ठीक, इस तरह। मतलब यहाँ पे जो आपने लिखा उसको आप क्या लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे यहाँ लिख दिया लिमिट, है ना, x टेंस टू 2, तो जो y है, y कहां तक जाएगा, 4 तक, ऐसा। यहां हमने लिमिट दिखा दी, x की वैल्यू चेंज हो रही थी जो 2 तक, तो y कहां तक जाएगा, 4 तक, तो ये उसकी लिमिट होगी यहाँ पे, है ना। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट, है ना, x टेंस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 4, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। मतलब y किसके बराबर ही है, f ऑफ x। आया समझ में इससे, मतलब लिमिट से मीनिंग क्या है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या है, एक कांस्टेंट है, जहां तक किसी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, उसे हम उसकी लिमिट कह देते हैं, जो है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जो ऐसे समझे, है ना। मतलब यहां हमने देखा जो कि हमने बहुत सारी क्वांटिटीज के एग्जांपल देखे कि, है ना, रन बॉल
हमने रन और बॉल वाला एग्जांपल लिया, हमने एज और हाइट वाला एग्जांपल लिया, मास और लेंथ वाला एग्जांपल लिया, है ना, फंक्शन को समझने के लिए। तो यहाँ पर जो हाइट और एज वाला अगर आप दोनों में रिलेशन देखो तो पहले क्या होता है, पर्सन की एज बढ़ते हुए चलती है, एज बढ़ती है, एज बढ़ते बढ़ते हाइट भी बढ़ती है, लेकिन एज बढ़ते हुए जाएगी और हाइट एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाकर रुक जाएगी। मतलब हाइट मतलब एज कहाँ तक जाती है पर्सन की, 60 70 ऐसे जहां पर भी एवरेज हाइट एज मान लो आप, तो उसकी एज 60 70 तक जाएगी क्या, लेकिन हाइट भी 60 70 फीट जाएगी, कंटिन्यूअस बढ़ती रहेगी क्या जब तक एज बढ़ेगी, तो नहीं। जो किसी पर्टिकुलर एज तक जाकर एज बढ़ेगी और वहां पर एक वैल्यू हो जाने के बाद, जैसे 6 फीट हो गई, 5 फीट हो गई, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है। तो वहां y जो है वो क्या था, फंक्शन तो था, जैसे वहां जो हाइट थी, हाइट फंक्शन तो थी एज क्या, लेकिन उसकी कुछ एक लिमिट थी, उस लिमिट तक ही वो इंक्रीज होगी। जो तो जहां हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन की क्या हमको जरूरत पड़ गई है जो, तो ऐसी एग्जांपल के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है। हमने देखा ना कि हमने एज और इसका वो देखा, जो रिलेशन देखा, एज के साथ क्या बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर तक एज तो बढ़ती रहेगी लेकिन हाइट रुक जाएगी। तो कुछ क्वांटिटीज में ऐसी लिमिटेशंस होती है, तो वहां हम उनकी लिमिट बताकर चलते हैं। जो तो लिमिट क्या हो गई, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज ए कांस्टेंट अप टू विच द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज चेंजेस, है ना, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज चेंजेस, ठीक है ना। ऐसे बहुत सिंपल वर्ड में बच्चा हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे तो लिमिट हम शो करते हैं ऐसी क्वांटिटीज के साथ जो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाकर कांस्टेंट हो जाती है, और उसको लिखने का तरीका देखना चाहिए यहाँ पर, जैसे है ना, हम उसको एक जनरल फॉर्म में बता देते हैं, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना, ये y है x, ये मैंने हमने एग्जांपल से समझ तो लिया है यहाँ, लेकिन हम एग्जांपल में हमने नंबर्स लिए, x की वैल्यू 2 ली है, y की वैल्यू 4 ली है, ये कुछ भी हो सकता है, 4 2 ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हम एक जनरल फॉर्म बता रहे हैं इसका, इफ y इक्वल टू fx, ठीक है, एंड if the value of x is tends to a तक बता रहे हैं ना, a तक, मतलब कोई भी नंबर होगा, ठीक है ना, एंड वैल्यू ऑफ y is tends to या is changes लिख दो, है ना, changes या becomes लिख दो, जो लिखना है, is changes up to m, then मतलब हमने लिखा है तो यहाँ पर कि जो x है वो a तक जा रहा है, y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, m तक, मतलब यहाँ हमने पहले नंबर दिए हैं, x कहाँ तक जा रहा है 2 तक, तो हमने यहाँ a लिखा उसको, और y हमने लिखा यहाँ 4 तक जा रहा है, हमने यहाँ पर उसको m लिखा है, मतलब एक जनरल फॉर्म बता दिया है ना। देन क्या लिखेंगे हम उसको, लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी टेंस टू 2, और 2 नहीं, टेंस टू a, ओके। फिर जो y है, y कहाँ तक बढ़ेगा, जो y की वैल्यू बढ़ रही है m तक, मेरा m इज ए लिमिट ऑफ, ये ऐसे लिख दे, लिमिट x टेंस टू a fx, है ना, ये m, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लिमिट लिखने का तरीका है। तो ये ज्यादा जो हमको फिजिक्स में इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, बहुत छोटे छोटे से टर्म्स में आता है, लेकिन मैथ्स में जो आप ये ज्यादा पढ़ोगे मैथमेटिक्स वाले टर्म से ज्यादा, है ना, लेकिन हमको फिजिक्स को समझने के लिए थोड़े बहुत इनका इंट्रोडक्शन बेस्ड इनका नॉलेज होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारे पास क्या, ठीक है, फंक्शन के टाइप्स और लिमिट ऑफ फंक्शन, है ना। तो शॉर्ट में जो फिर से एक बार देख ले, व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज विच शोज हाउ ए क्वांटिटी चेंजेस विद अनदर क्वांटिटी, मतलब फंक्शन एक रिलेशन है जो हमको ये बताता है कि क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होती है। आप ऐसी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना, कैसी, ठीक है। फिर ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ है, फिर उसके टाइप्स
है ना, हमें फंक्शन इस फॉर्म में ऐसे 4 फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन अब देखेंगे हम यहाँ पर इसको नोट कैसे करोगे, ठीक है। पहले तो ये फंक्शन, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ नोट करने के बाद यहाँ तक, ओके ना। फिर किधर आ जाओगे, इधर लिमिट ऑफ फंक्शन, है ना, लिमिट ऑफ फंक्शन। फिर ये पूरा एज इट इज कॉपी करना यहाँ, और इसके बाद इसको थोड़ा सा समझ में आ जाए ये एग्जाम्पल। जैसे हमने यहाँ, इसमें हमको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, हमने यहाँ पर वेरिएबल लिए, नंबर है ना, कांस्टेंट लिए, नंबर नहीं बताए, तो वहां थोड़ा सा समझने में कंफ्यूज आता है। तो ये नंबर वाले एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पहले ये नोट करना उसका जनरल फॉर्म, फिर उसके नीचे चाहिए एक एग्जांपल, सिर्फ समझने के लिए हमारे, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन ऐसे कर, ओके, नोट कर लीजिए। इसे रुक एक चीज और बता देना, जैसे हमने यहाँ लिखा ना, तो यहाँ से लिख देना वेयर m is लिमिट ऑफ फंक्शन y, है ना। मतलब इससे जैसे हमने एग्जांपल दिया कि m वहां तक बढ़ रही है, हमने वर्ड में बोल दिया यहाँ पे कि m लिमिट है, यहाँ लिख भी देना उसको, लिमिट ऑफ फंक्शन y। चलिए ना, और आसानी होगी समझने में, ओके।